सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट। मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन जो रिपल्शन मोटर थी उसके अंदर जो ब्रश का प्लेसमेंट था, हमने जो वहाँ पे ब्रश रखे थे, तो वो ब्रश जो थे वो हमने जिस जहाँ पे भी रखे थे, ब्रश का काम क्या था हमने सीखा था कि भाई वो क्या करते हैं, एक साइड के जितने भी कंडक्टर उन्हें सेम पोलरिटी कर देते हैं और दूसरी साइड के जो है उनको अपोजिट पोलरिटी कर देते हैं। बड़ा ध्यान से समझना, ये कोई बताता नहीं है जल्दी, जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ब्रशेस का, कि अगर मान के चलते हमने ब्रशेस यहाँ लगाए हैं तो यहाँ से ब्रश का काम क्या होगा, ये भाई करंट लेगा और ऐसे करके करंट इधर से जाएगा। तो एक तरफ के सारे कंडक्टर जो होंगे वो क्रॉस की तरह हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ के जो सारे कंडक्टर होंगे वो डॉट की तरह वर्क करने लगेंगे, देन ये करंट यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये जो ब्रश का रोल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यही कह सकते हो कि हार्ट है वर्किंग का। अगर ब्रश नहीं लोगे तो ऐसे केस में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ये मशीन वर्क करेगी, आपकी रिपल्शन मोटर, और कोई भी स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी ना? यहाँ पे हम ब्रश के इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि ब्रश की शिफ्ट की, यानी कि अगर हम ब्रश को शिफ्ट करते हैं, मूव कर देते हैं, तो क्या असर होगा। तो जैसे मान के चलते हैं हमने ये जो एमएनए निकाली, एमएनए आपको पता है डीसी मशीन बहुत बार पड़ी, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि जो हमने फ्लक्स की लाइन है डी एक्सिस कह सकते हो इसे, ठीक है, हमने ये ले ली ना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया स्टेटर के फ्लक्स की एक्सिस। अब यहाँ पे हमने ब्रश को उसी एक्सिस पे लगा दिया है, ये कम्यूटेटर लगा दिया है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, और ब्रश की एक्सिस और एमएनए ये दोनों की दोनों हमने सेम रखी है, यानी कि जो हमारे मेन फ्लक्स की एक्सिस है वहीं पे ब्रश लगाया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमने ब्रश को अगर शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ऊपर वाले कंडक्टर क्रॉस, नीचे वाले कंडक्टर डॉट, तो ऐसे केस में क्या होगा, नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा एंड साउथ के सामने साउथ आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये क्या हो गया, यानी कि सिंपली एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ये एक्साइट होगी। अब ऐसे केस में क्या होगा, ब्रश का जो प्लेसमेंट है, अगर हमने ब्रश के प्लेसमेंट को यहाँ पे रखा है तो स्पार्किंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ब्रशेस अगर एमएनए पे होते हैं तो किसी भी तरीके की स्पार्किंग नहीं होती है, लेकिन साथ ही साथ टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, भाई यहाँ पे देख सकते हो, अब नॉर्थ के ऊपर नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने है, तो नॉर्थ की तरफ अंदर की तरफ लगेगा, एंड ऐसी साउथ की तरफ अंदर की तरफ लगेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा अंदर की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा अंदर की तरफ, और ऐसे केस में नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि अगर हम लोग ब्रशेस को जीरो एक्सिस पर रख देते हैं, एमएनए की एक्सिस में रख देते हैं, स्टेटर पोल की, तो ऐसे केस में किसी भी तरीके का टॉर्क नहीं बनेगा, स्पार्किंग नहीं होगी, लेकिन टॉर्क भी नहीं बनेगा। ठीक है, और मशीन जो होगी वो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कोई टॉर्क नहीं है, स्टार्टिंग टॉर्क नहीं है, तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ब्रशेस को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्टेटर पोल्स, एंड अगर ये हमारी एमएनए है और ब्रश को हम लोगों ने अगर शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से, ब्रश एक्सिस थोड़ी सी शिफ्ट कर दी, कितना शिफ्ट करी, तो अगर हम इसको शिफ्ट कर दोगे तो ऊपर की तरफ जो क्रॉस बन रहा था वो अब इस तरीके से क्रॉस बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको भी पीछे बताया था ब्रश का काम क्या होता है कि एक तरफ के कंडक्टर की पोलैरिटी को मेंटेन रखना। ब्रश और कम्यूटेटर मिलके ये काम कर रहे हैं इस पूरे पिक्चर के अंदर। तो ब्रश और कम्यूटेटर मिलके क्या कर रहे हैं, एक साइड के कंडक्टर की पोलैरिटी एक रख दे रहे हैं क्रॉस, और एक साइड के कंडक्टर की पोलैरिटी डॉट रख दे रहे हैं। तो ये काम यहाँ पे हो गया। अब यहाँ होने से क्या हुआ कि नॉर्थ साउथ यहाँ पे बनेगा। अब नॉर्थ साउथ क्योंकि यहाँ बनेगा तो ऑब्वियस ही चीज़ है, इनके बीच का जो एंगल है, यानी कि ब्रश एक्सिस और एमएनए इनके बीच का जो एंगल है, इसको हम लिख देते हैं थीटा। नाउ ये जो थीटा है, दिस इज योर ब्रश शिफ्ट एंगल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बड़े अच्छे से ध्यान से बता लेना दिमाग में। दिस इज योर ब्रश शिफ्ट एंगल, और यही एंगल जो होता है ये टॉर्क को डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये जो ब्रश को हमने शिफ्ट करा है, अब इस ब्रश को शिफ्ट करने से स्पार्किंग तो होगी पिक्चर के अंदर, क्योंकि पहले हमने ब्रश एमएनए पे रखे हुए थे, और हम सब जानते हैं डीसी मशीन पढ़ा है कि अगर एमएनए पे ब्रश रखते हैं तो कोई भी तरीके की स्पार्किंग नहीं होगी। लेकिन अगर अदर देन एमएनए कहीं पे भी आपने रखे हैं तो वहां पे हाईली स्पार्किंग इंड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप उसके अंदर चार्ज जो होते हैं वो जंप करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डीसी मोशन मोटर में कवर करी है। इस लेक्चर के एंड में मैंने जो 2 वीडियो आपको सजेस्ट करूंगा वहां पे ब्रश शिफ्ट का लिंक दे दूंगा, वहां जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो ब्रश शिफ्ट करने से क्या होगा, स्पार्किंग होगी, लेकिन स्पार्किंग के साथ साथ रिपल्शन टॉर्क भी पिक्चर में आएगा। क्यों रिपल्शन आएगा? क्योंकि यहां से देख सकते हो कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, नीचे साउथ साउथ को। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये नॉर्थ जो है, ये वाला, ये इस वाले नॉर्थ पोल को इधर की तरफ रिपेल करेगा, और ये वाला जो साउथ है, इस वाले साउथ को इधर की तरफ रिपेल करेगा, और हमारी मशीन जो होगी वो इस तरीके से गोल गोल घूमने लग जाएगी। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर हम लोग ब्रश को शिफ्ट करते हैं तभी ये सारी चीजें होंगी। अगर ब्रश को हम शिफ्ट नहीं करेंगे और एमएनए पे रखेंगे तो किसी भी तरीके का हमें टॉर्क देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ना अगर टॉर्क की इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो भाई हमने देखा अभी तक कितना सीखा कि भाई नॉर्थ पोल हमने देखा था, और अगर हमने ब्रश को एक पर्टिकुलर एंगल पे शिफ्ट करके रखा तो वहां पे एक टॉर्क आ गया था पिक्चर में। ठीक है, ना अब ये जो टॉर्क बनेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ब्रश एंगल के। तो ब्रश का एंगल कौन सा, थीटा। अब थीटा कहाँ है भाई, तो थीटा जरा मार्क कर लेते हैं। तो ये एंगल हो गया थीटा, यानी कि ब्रश एक्सिस और एमएनए या स्टेटर फोल एक्सिस इनके बीच का जो एंगल होगा इसे ब्रश एंगल कह देते हैं। तो ये थीटा है। तो ऐसे में जो टॉर्क बनेगा वो आई एस का होल स्क्वायर इंटू एक्सएम इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है। दिस इज द टॉर्क फॉर्मूला फॉर रिपल्शन मोटर। यहाँ पे आई एस स्क्वायर क्या है, स्टेटर करंट है। एक्सएम क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूचुअल फ्लक्स को। ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तब जब स्टेटर एंड
रोटर की एक्सिस वो स्टेटर एंड आपके ये ब्रश एक्सिस जो होती हैं जब ये कोइंसाइड कर रही हैं, यानी जब दोनों एक दूसरे के सामने सामने रखी हैं तब मैक्सिमम म्यूचुअल फ्लक्स कितना इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स कितना है, एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जरा देखते हैं ब्रश एंगल के इफेक्ट को, हम थोड़ा सा और डीप में जाके इसको कैलकुलेट करते हैं कि ब्रश एंगल से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिले। तो 3 केस ले लेते हैं। पहला केस थीटा इक्वल टू 0, यानी कि ब्रश जो है वो 0 पे है, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो पहले केस में ले लेते हैं कि ब्रश जो है वो हमारे जस्ट एमएनए पे है, यानी कि नॉर्थ साउथ की जो एक्सिस थी स्टेटर एक्सिस पे ही ब्रश की एक्सिस है। दूसरा केस 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो ब्रश की जो स्टेटर की एक्सिस थी और जो ब्रश की एक्सिस है उसके बीच में 45 डिग्री का अंतर है, ठीक है। 45 डिग्री कैसे कह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मान के चलते हैं दिस इज योर स्टेटर एक्सिस, स्टेटर या एमएनए कह लो, स्टेटर की एमएनए एक्सिस हो गई, ठीक है, और ब्रश की एक्सिस कुछ ये हो गई, तो दिस इज योर 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी है 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये तुम्हारी एमएनए है, ठीक है, एंड दिस इज योर ब्रश एक्सिस, ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी ब्रश एक्सिस। ना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि अगर हम 90 डिग्री ब्रश को शिफ्ट कर देते हैं तो किसी भी तरीके का नॉर्थ साउथ पोल नहीं बनेगा। यानी कि पहले वाले केस में अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में नॉर्थ साउथ पोल इस तरीके से बनेगा। सेकंड केस की अगर हम बात कर लेते हैं, सेकंड केस में नॉर्थ साउथ यहाँ बनेगा, लेकिन थर्ड केस की बात करेंगे तो भाई कोई भी नॉर्थ साउथ नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का ईएमएफ फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, नॉर्थ साउथ नहीं आएगा पिक्चर में। उसके पीछे रीजन है क्योंकि 90 डिग्री जब हम लोग ले लेते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, दिस इज यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सिस पे कोई भी नॉर्थ या साउथ इंड्यूस नहीं होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पे मैग्नेटिक जो फ्लक्स कटिंग एक्शन है वो नहीं होगा और ऐसे केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात ये, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी ना। अब ऐसे केस में पहले वाले केस की अगर बात कर लेते हैं तो भाई नॉर्थ साउथ क्योंकि आमने सामने, तो ऐसे केस में नेट टॉर्क 0। सेकंड केस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे 45 डिग्री पे रखा था और यहाँ पे हमें अच्छा खासा टॉर्क जनरेट होने को मिलेगा, तो यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो टी मैक्सिमम। नाउ थर्ड केस की बात कर लेते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे क्योंकि कोई नॉर्थ साउथ पोल इंड्यूस ही नहीं हुआ है तो ऐसे केस में टॉर्क हमें 0 मिलेगा। तो देखो थीटा इक्वल टू 0 पे भी टॉर्क 0 एंड थीटा इक्वल टू 90 पे भी टॉर्क 0 है, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क आपको कब मिल रहा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। देखो मैं तुम्हें एक डायरेक्टली लाइन में बता सकता था कि भाई ब्रश एंगल अगर इतना रखोगे तो भाई तुम्हें टॉर्क इतना मिलेगा, लेकिन एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप एनालिसिस आपकी बढ़ सके, एनालिसिस आपकी अच्छी हो सके, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ सीखी, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीखने को मिली कि अगर पहला केस की बात कर लेते हैं तो ऐसे केस में साइन थीटा क्योंकि 0 है इसीलिए टॉर्क 0। अगर फॉर्मूले पे जाते हो, यानी कि देखो फिजिकली रिप्रेजेंट विजुअली अगर तुम्हें दिखे तो ईजिली दिख रहा है, पहले केस में टॉर्क 0 और थर्ड केस में टॉर्क 0 क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारा पोली इंड्यूस नहीं हुए और बीच का 45 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क। अब इसको अगर मैं फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करूं तो भाई साइन थीटा क्योंकि 0 है इसलिए टॉर्क 0 है। थर्ड केस के अंदर कॉस थीटा 0 है क्योंकि कॉस 90 हो गया तो ऐसे केस में टॉर्क 0 है ना। बीच वाले केस की बात कर लेते हैं तो साइन 45 कॉस 45 और ये कितना होता है 0.5 होता है, जो कि अगेन एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो 45 डिग्री उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 0.5, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 45 पे जो वैल्यू आती निकल के 0.5 वो साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फॉर्मूले से भी ये चीज़ क्लियर हो रही है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा और विजुअली भी हमें दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, मैथमेटिकली समझ में आ गया होगा रिपल्शन मोटर का टॉर्क के कॉन्सेप्ट, एंड हमने ये फिजिकली भी महसूस कर लिया ना। ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पे एक स्टार्टिंग टॉर्क एंड ब्रश शिफ्ट के बीच के एंगल के बीच में कर्व बनाऊं, यानी कि वाई एक्सिस जो है इस पे मैं ले लेता हूँ स्टार्टिंग टॉर्क एंड एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ ब्रश शिफ्ट, तो हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का कर्व। ना यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क होगा 45 पे, 0 पे भी टॉर्क की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग टॉर्क, एंड 90 डिग्रीज पे भी टॉर्क की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे देख सकते हो 90 पे टॉर्क कितना है, टी इक्वल टू 0 है जैसा हमने सीखा था, एंड थीटा इक्वल टू 0 पे भी टॉर्क कितना है 0 है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे टी इक्वल टू 0, यानी कि भाई सिंपल सी बात ये निकल के आई कि अगर मान के चलते हैं दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ पोल, तो ब्रश अगर यहाँ लगाओगे तो टॉर्क 0 निकल के आएगा। लाओ ब्रश को अगर तुम इधर से मूव करना शुरू करोगे यहाँ पे ले आओगे तो जैसे जैसे तुम ब्रश को 45 डिग्री की एक्सिस पे लाते रहोगे टॉर्क की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही तुम 45 पे लाओगे टॉर्क तुम्हारा मैक्सिमम मिलेगा, फिर जैसे ही तुम 45 से आगे 90 की तरफ ले जाने लगोगे तो वापस से टॉर्क की वैल्यू रिड्यूस होना शुरू होगी, एंड 90 डिग्री पे क्योंकि कोई पोली इंड्यूस नहीं होगा तो 90 डिग्री पे टॉर्क अगेन 0 हो जाएगा। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे ये पूरे पिक्चर में बताई गई है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कर्व। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि स्टार्टिंग टॉर्क एंड ब्रश शिफ्ट के बीच में, तो इजिली आप इसको कर पाएंगे। क्लियर हो गया, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ना नेक्स्ट कर्व की बात कर लेते हैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, जो कि अगेन किसी मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर हम लोग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बनाने ही चलते हैं तो
क्योंकि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से अगर कंपेयर करें तो ये होगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड टॉर्क कर्व, जो कि टॉर्क इक्वल टू 0 दिखा रहा है, T इक्वल टू 0 है एट n इक्वल टू 0, यानी कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो किसी भी तरीके का स्टार्टिंग टॉर्क पिक्चर में नहीं होगा फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तभी तो हमें जरूरत पड़ती है स्टार्टर की, ठीक है ना। लेकिन अगर हम रिपल्शन मोटर की टॉर्क कर्व बनाए तो रिपल्शन मोटर का कुछ कर्व ये निकल के आता है, दिस इज योर रिपल्शन मोटर का स्पीड टॉर्क कर्व, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो रिपल्शन मोटर में हम देख सकते हो कि जब स्पीड 0 है, n इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में तुम्हें अच्छा खासा हाई स्टार्टिंग टॉर्क देखने को मिल रहा है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क तुम्हें देखने को मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि जब हमारा मोटर चल नहीं रही है उस समय भी हमें बहुत ही हाई वॉल्यूम का टॉर्क देखने को मिलेगा, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन मोटर, ठीक है। अब ये जो कर्व मैंने बनाया रिपल्शन मोटर का, ये काफी हद तक मैच करता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर से। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैच है, इस पर डायरेक्टली आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा 90% ऑफ द टाइम्स। अगर एमसीक्यू कोई आएगा या कोई एग्जाम में तुमसे रिपल्शन मोटर के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये रिपल्शन मोटर का जो स्पीड टॉर्क कर्व है ये किसके सिमिलर होता है, तो उसका आंसर क्या टिक मारोगे, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर की तरह ये होता है, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। क्योंकि तुम्हें याद होगा मैंने डीसी मशीन पढ़ाया था, सीरीज मोटर का कर्व ये होता था, इसी को मॉडिफाई करने के लिए हमने क्यूमुलेटिव कंपाउंड बनाई, जिनको हमें यहाँ पे ये कर्व मिला, क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ इस तरीके का कर्व हमें मिलता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड का, तो वही चीज यहाँ पे बनाई हुई है, क्लियर हो गया। नाउ अब रिपल्शन मोटर ज़्यादातर जो कन्वेंशनल यानी कि जो कह सकते हो कि जब मार्केट में हम रिपल्शन मोटर खरीदने जाते हैं तो जनरली जो रिपल्शन मोटर मिलती हैं वो मिलती हैं रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ठीक है। तो यानी कि ये जो प्रैक्टिकल मोटर्स हैं, जो एप्लीकेशन होता है वो होती हैं ये रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अब होता क्या है कि ये स्टार्ट तो रिपल्शन मोटर की तरह होती है जिससे हमें स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक बार स्टार्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, इन्हें इंडक्शन मोटर पे शिफ्ट कर देते हैं। नाउ इस शिफ्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेंट्रीफ्यूगल स्विच की। हमेशा याद रखना जब भी आपको शिफ्ट करना होगा कभी भी स्पीड में, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल करेंगे ताकि क्या कर सकें, जो कम्यूटेटर सेगमेंट थे उन्हें क्या करेंगे हम शॉर्ट कर देंगे, जिससे कि वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो तुमने कम्यूटेटर देखे थे, कम्यूटेटर सेगमेंट जो इस तरीके से बटा होता था, हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर इन कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट कर देंगे और एक कॉपर रिंग की तरह ये वर्क करेंगे, और सारे कंडक्टर जब शॉर्ट हो जाएंगे तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि रिपल्शन स्टार्ट होगी रिपल्शन मोटर की तरह, एंड देन कन्वर्ट हो जाएगी इंडक्शन रन करेगी इंडक्शन मोटर की तरह विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो कि लगभग 70 to 80% ऑफ स्पीड पे स्विच ऑन होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ तो रिपल्शन मोटर इतना स्टार्ट होगी, लेकिन क्या होगा बाद में कन्वर्ट हो जाएगी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तरह। एडवांटेज की बात कर लेते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ये इसका सबसे बड़ा फीचर है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन को रिजेंबल करती है। मॉडरेट स्टार्टिंग करंट, ये भी एक बड़ा खास बात है कि वाइंडिंग जलेगी नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सैचुरेशन नहीं होगा किसी भी तरीके का, जो कि जनरली हमें मशीन में देखने को मिलता है, पर इसमें नहीं होगा। एंड लास्ट, नो आर्मेचर रिएक्शन, किसी भी तरीके का आर्मेचर रिएक्शन जैसा कॉन्सेप्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई ब्रशेस पे स्पार्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज यही है, क्योंकि रिपल्शन मोटर में ब्रश हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा रिपल्शन मोटर में जो हम लोग ब्रश लगा रहे हैं ना, वो कहाँ लगा रहे हैं, वो कुछ एंगल पे लगा रहे हैं। तो ऑब्वियस ही चीज़ है, ये एमएनए से जब तुम शिफ्ट करोगे इसे, तो ऑब्वियस चीज़ है यहाँ से चार्ज जब जंप करेंगे तो स्पार्किंग हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कम्यूटेटर ब्रशेस वियर आउट क्विकली, क्योंकि भाई जब स्पार्किंग होगी तो कम्यूटेटर और ब्रश जो होंगे वो उनकी लाइफ कम हो जाएगी और बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। पावर फैक्टर काफी ज्यादा पुअर होता है, ये इसका तीसरा डिसएडवांटेज। एंड लास्ट, इसके अंदर स्पीड ना अगर हम नो लोड पे चलाएंगे तो बहुत ही हाई एंड डेंजरस स्पीड पे रन कर सकती है। देखो देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि अगर हम नो लोड की बात करते हैं तो ये हो गई तुम्हारा टॉर्क, ये हो गई स्पीड, ठीक है। तो अभी हमने देखा था इसका कुछ कर्व ये होता है, तो अगर देखो नो लोड पे चला रहे हो यानी कि टॉर्क क्लोज टू 0, अगर लोड टॉर्क नहीं है तो स्पीड क्या जा रही है, इन्फानाइट की तरफ जा रहे हो, समझ में आ रही है। तो ये बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मिक्सचर होती है, कह सकते रिजेंबल करती है क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मशीन को, तो इसीलिए इसके अंदर भी सेम फीचर देखने को मिलेंगे, यानी कि नो लोड पे अगर चलाओगे तो स्पीड बहुत हाई और डेंजरस हो सकती है। ना अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की, तो इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका होता है हॉइस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे क्रेन हो गया, इन सब चीज़ों में इनका इस्तेमाल करा जाता है। दूसरा, इसी रिपल्शन मोटर का इस्तेमाल करा जाता है एयर कंप्रेसर में, एयर जब हम लोग कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, इनका इस्तेमाल करा जाता है माइनिंग इक्विपमेंट्स में, यानी कि जहाँ पे भी माइनिंग हो रही होती है वहाँ पे जो मशीन या मोटर यूज़ होंगी वहाँ पे रिपल्शन मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट, इनका इस्तेमाल करा जाता है हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो जो लोकोमोटिव होते हैं वहाँ पे भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ जाते जाते मैं 2 लेक्चर आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ब्रशेस के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो कि कैसे डीसी मशीन में ब्रश का क्या रोल होता है, क्यों उन्हें एमएनए पे डिसाइड कहाँ रखते हैं, तो ब्रश के प्लेसमेंट के लिए लेफ्ट साइड वाला लेक्चर देख सकते हो, और ब्रश को शिफ्ट करने का क्या असर पड़ता है आर्मेचर रिएक्शन पे, इसके लिए राइट साइड का लेक्चर दे सकते हो। तो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं।